आज हम पढ़ेंगे बॉडी सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। सिस्टम की डेफिनेशन सबको क्लियर होगी कि सिस्टम क्या होता है, कि जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके किसी एक स्पेसिफिक काम को करते हैं तो उसको सिस्टम कहते हैं, अर्थात हिंदी में उसको संस्थान या फिर तंत्र कहते हैं। जैसे कि मस्तिष्क है, स्पाइनल कॉर्ड है और ये नर्व्स है, ये मिलके एक नर्वस सिस्टम को, यानी कि शरीर में जो मैसेजेस का आना और जाना ये काम पूरा करते हैं, तो इसको नर्वस सिस्टम कह देते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि नाक है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ये हमारे लंग्स है, ब्रोंकाई है, एल्वोलाई है, ये मिलके सांस लेने की क्रिया को पूरा करते हैं। यानी कि सारे सारे अंग मिलके एक काम को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार ये सारे के सारे सिस्टम सिस्टम उसी को कहते हैं जो किसी बहुत सारे अंग हैं लेकिन काम सारे एक को पूरा कर रहे हैं, उसको सिस्टम हम कहते हैं। तो आज हम खाली इंट्रो पढ़ते हैं कि ऊपर ऊपर से जाएंगे कि 11 के 11 सिस्टम में क्या फंक्शनिंग होती है और कौन कौन से अंग होते हैं। सभी लोग अपने नोट्स में साथ साथ में लिखते रहेंगे। तो नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि कंट्रोल होता है, कि जैसे कि हमें किसी चींटी ने काट लिया, कोई सुई चुभ गई, निडल चुभ गई, कि या हमारे हाथ के ऊपर गर्म चाय गिर गया, गर्म पानी गिर गया, हमने उस चीज को देखा नहीं है लेकिन हमारा हाथ वहां से अपने आप हट जाता है। कि मच्छर आया, मच्छर आके कि मेरी कमर पे काट लिया, मुझे दिखा नहीं मच्छर लेकिन मुझे फिर भी पता चल गया और मेरा हाथ गया जाकर के मच्छर को उड़ा दिया या फिर मच्छर को मार दिया। मतलब कि जो ये ऑटोमेटिक जो काम होता है, मैसेजेस का आना और मैसेजेस का जाना, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। इसके अंदर जो अंग है, इसमें मस्तिष्क यानी कि ब्रेन इसके अंदर होता है, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इसमें होती है और इसके अंदर इन दोनों से निकलती है, मस्तिष्क से निकलती है, इसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और वो जाकर के इस तरीके से, जैसे बॉडी में दिखाया हुआ है, फैली हुई है, इस तरीके से पूरे शरीर में फैलती हैं। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक जो सेल है, मैंने बताया था कि सेल जो है सबसे बेसिक यूनिट। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक जो सेल है जिससे मिलके नर्वस सिस्टम के जो अंग बने हुए हैं उसको न्यूरॉन कहते हैं। ये ये से स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो इससे रही ही है। रचनात्मक और क्रियात्मक। अभी भी आवाज कट रही है? स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही शायद। ओ तेरी के, ये भी दिक्कत है क्या? करता हूँ, रुको करता हूँ। रिदम टूट जाता है ना, फिर सारा खराब हो जाता है, रिदम टूट गया एकदम से। अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन आपको? जी अभी विजिबल हुई। ओके हाँ जी राहुल जी। जी। तो न्यूरॉन जो है बेसिक सेल है हमारी, जो नर्वस सिस्टम को बनाती है, और इसका काम यही है कि इसमें मैसेजेस का जाना जाना। हम योग में भी पढ़ते हैं ना कि हाइपर हो जाना, बीपी बढ़ जाना, गुस्सा आना, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। हम बोलते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कर, वो सिंपैथेटिक का होता है। हम कहेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मस्तिष्क रिलैक्स हो जाता है। उससे क्या होता है कि अनुलोम विलोम का इफेक्ट हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। और ज्यादा कपालभाति करने से, सूर्य नमस्कार करने से शरीर में हाइपरनेस आती है, तो उससे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग फायदे होते हैं और अलग अलग नुकसान भी होते हैं। इस प्रकार ये नर्वस सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले को बोलते हैं सीएनएस और दूसरे को बोलते हैं पीएनएस। सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हो गया नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? शरीर में मैसेजेस को लेना,
बाहर के सेंसेस को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना, और मस्तिष्क फिर ऑर्डर करेगा कि हाँ बाहर से कुछ गलत हो रहा है, या उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना है वो हमारा मस्तिष्क लेगा। यानी कि मैसेजेस आना और जाना, ये काम होता है नर्वस सिस्टम का। पैरालाइज की सिचुएशन में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आप गर्म चाय भी गिरा दोगे ना, उसको पता नहीं चलता, उसकी स्किन जल जाएगी लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि उसका हाथ जल गया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और सर्जरी करने से भी ये नसें कट जाती हैं, जिसकी वजह से वो नस जहाँ से कट गई उसके आगे का सारा फंक्शन बंद हो जाता है। उसको काट लो, चीर लो, फाड़ लो, कुछ नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका हाथ काट दिया गया है, उसको ये कर दिया गया। मतलब कि ये सारा काम नर्वस सिस्टम का ही होता है। नर्स ये एक अकेली ऐसी सेल है जो एक बार कट गई दोबारा नहीं बन सकती। बाकी सेल्स दोबारा बन सकती है, लेकिन नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन है वो दोबारा नहीं बन सकती। इसलिए सर्जरी कम से कम करवानी चाहिए, क्योंकि सर्जरी करवाने से न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन सेल ये डैमेज हो जाती है और ये दोबारा नहीं बनेगी, पूरी लाइफ में एक ही बार बनती है। दूसरे सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं श्वसन संस्थान। हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका काम होता है कि सांस अंदर जाना और सांस को बाहर निकालना। इसके जो ऑर्गन है कि नाक है, नाक के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ये आहार नाल है, सॉरी आहार नाल तो डाइजेस्टिव में आएगी, ट्रेकिया आएगी इसमें। ट्रेकिया जो है ये यहाँ पे ब्रोंकियस हो गया, ब्रोंकियस के बाद में ब्रोंकाइसिस होता है, और लास्ट में गुब्बारे नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एल्वोलाई। देखो नीचे दिखाया हुआ है जूम करके, इस पार्ट को जूम करके नीचे दिखाया हुआ है कि गुब्बारे नामक ये स्ट्रक्चर होता है, इसको एल्वोलाई, और हिंदी में इसको वायु कोश कहते हैं। और यहाँ पे खून की नलियां होती हैं, ये जो एल्वोलाई होते हैं ना ब्लड में डूबे हुए होते हैं। और आज की जो कोरोना की बीमारी है वो सांस की रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। आप देखते हो ना कि कोरोना के पेशेंट्स को क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्वोलाई है यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। मतलब कि नाक से ऑक्सीजन गई हमारे लंग्स में, और यहाँ से फिर ये खून में जाती है, उसके बाद में अंदर हमारी सेल्स तक जाती है। तो मतलब कि जो कोरोना का जो वायरस है वो जो ये एल्वोलाई है, ये गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है, इसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से कोरोना पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये रीजन है। तो एक ये हजारों करोड़ों होती हैं ये एल्वोलाई, जितनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी उतनी ज्यादा सांस लेने की दिक्कत हो जाएगी हमें। ठीक है। तो मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसका काम होता है गैस एक्सचेंज करना, कि शरीर बाहर से शुद्ध हवा को शरीर में लाना और शरीर की जो अशुद्ध वायु है उसको बाहर निकालना। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कि बाहर जो हमारे लंग्स में होता है, और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जो हमारी सेल्स में होता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि सांस आना और सांस को बाहर निकालना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन, वैसे एक्सोक्राइन सिस्टम को भी अलग से कुछ लोग गिनते हैं। तो मुख्यतः इसमें एंडोक्राइन सिस्टम होता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम को अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। इसको बोलते हैं कि डक्टलेस, मतलब कि इसमें नलियां नहीं होती है, डायरेक्ट, जैसे कि जितने भी हमारी जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन की, वो सारे के सारे हार्मोन का सिक्रेशंस करती है, जैसे कि पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड है, टेस्टिज हैं, और फीमेल में यहाँ पे होता है ओवरी होता है, और बाकी तो लगभग सेम होते हैं। सिर्फ ये टेस्टिज और ओवरी ये दो अलग अलग होती है। इनका काम होता है हार्मोन्स का निकालना, और ये सबसे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। जब हम योग में क्रियाएं हम करते हैं, जब हम चक्र विज्ञान को पढ़ते हैं, या जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो वहां
पे पिट्यूटरी ग्लैंड की, पीनियल ग्लैंड की, इन चीजों की बात की जाती है। विशुद्धि चक्र की बात करते हैं, अनाहत चक्र की बात करते हैं, मणिपुर चक्र की बात करते हैं। इन जो जो हम ये चक्र बताए गए हैं ना, इन सभी चक्रों का संबंध अलग अलग ग्लैंड्स के साथ में होता है। जैसे कि नीचे से हम बात करते हैं, नीचे का जो है हमारा मूलाधार चक्र के साथ संबंध होता है इन ग्लैंड्स का। और उसके बाद में जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है हमारे एड्रिनल के साथ में, क्योंकि उसका बोलते हैं ना कि उसका प्रजनन से संबंधित है, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का काम होता है कि इंसुलिन का सीक्रेशन करना, और इसके अलावा पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन करना। इसका संबंध हमारे मणिपुर चक्र के साथ में है। थाइमस ग्लैंड है, इसको अनाहत चक्र के साथ संबंध है। थायराइड है, विशुद्धि चक्र के साथ संबंध है। पिट्यूटरी है, ये हमारे भ्रूमध्य यानी कि हमारे जो आगे चक्र के साथ में संबंध है। पीनियल ग्लैंड हमारे, कुछ लोग इसमें थोड़ा द्वंद्व रहता है, पीनियल ग्लैंड को कुछ लोग बिंदु चक्र बोलते हैं, कुछ लोग सहस्त्रा चक्र बोलते हैं। तो इस तरीके से योग में हम इन चीजों को पढ़ते हैं, और इनका काम होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का सीक्रेशंस करती है, हार्मोन का रिल निकालती है। ये छोटा सा हार्मोन क्या करते हैं कि आदमी को ऊपर नीचे कर देता है। मान लेते हैं कि एक छोटा सा मेल हार्मोन है जो सिर्फ मेल में बनना चाहिए, अगर वो गलती से फीमेल में बनने लग जाए तो कई आपने देखा होगा, कई फीमेल्स में दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है ना। कई फीमेल्स मेल की तरह हो जाते हैं, या कुछ फीमेल हार्मोन अगर मेल में बनने लग जाए तो जो मेल है वो फीमेल की तरह हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अगर जो ग्रोथ हार्मोन है अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो आदमी बहुत लंबा हो जाता है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वो हार्मोन कम हो गया तो आदमी बहुत ठीकना हो जाता है, उसकी हाइट बहुत कम हो जाती है। तो हम जैसे कि हम ताड़ासन कर रहे हैं, हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इन आसनों का इफेक्ट हमारे इन ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है। तभी हम ये कहते हैं कि ताड़ासन करने से हमारी हाइट बढ़ती है। जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे तब हम उन कोरिलेशन को हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये अभी इंट्रो है, ये डीप में बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ये अलग अलग ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग हार्मोन्स का निकालती हैं, और इनके द्वारा हार्मोन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये सारा सिस्टम जो है इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एक सिस्टम है लिम्फेथेटिक सिस्टम, ये आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसको इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। आज आप सभी देखते हो कि कोरोना में बार बार इम्यूनिटी की बात होती है, इम्यूनिटी बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ। अब वो इम्यूनिटी है क्या एक्चुअल में? वो जो हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में कि इन्नेट दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी जो हम पैदाइशी लेकर आते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमें गिफ्ट मिलती है। जो हम बच्चा पैदाइशी माँ से निकल के बाहर आया और उसके अंदर पहले से इम्यूनिटी बनी हुई है कि बाहर से बीमारी आई और वो अपने आप वो बाहर का बैक्टीरिया वायरस से अपने आप ही उसका बॉडी फाइट करने के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन कई बार बाहर का नया वायरस आया, जैसे भी कोरोना नाम का नया वायरस आया है, अभी आप लोगों के शरीर में भी आया होगा, कुछ लोगों के हमारे में भी आया होगा, या आने वाले टाइम में आ जाएगा। तो क्या होगा, तो बॉडी अपने आप ही क्या करेगी, उसको रिस्पॉन्ड करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी जो क्या करेगी, उस वायरस को किल करने का काम करेगी। यानी कि जो बाहर से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन का काम करे। बाहर जैसे कि डस्ट है, डस्ट भी एक तरीके से क्या अननेचुरल पार्ट है ना, क्योंकि नेचुरल नहीं है ना वो। धूल मिट्टी वो हमारी नाक में जाएगी तो नाक में क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस होता है, म्यूकस उसको रोक लेगा और कफ के जरिए बाहर निकाल देंगे। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए कोई बैक्टीरिया, कोई गंदा खाना हमारे मुंह में चला गया, वो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, वहां पे जाके वो मर जाएगा। तो वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इस तरीके से अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स भी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल करता है। स्प्लीन तो सबसे बड़ा ऑर्गन मानते हैं कि इम्यूनिटी का, कि इसको इम्यूनिटी ऑर्गन बोलते हैं। डेड सेल्स और मृत रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी इसको कहते हैं, स्प्लीन को। तो इस तरीके से इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी चीज इसमें हम डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे तो वो लिम्फेथेटिक सिस्टम के अंतर्गत आती हैं।
यानी कि इसको ही इम्यून सिस्टम हम कहते हैं। एक सिस्टम होता है इंट्रूगमेंटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यावरणी तंत्र। मतलब कि इसमें हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं कि त्वचा और इसकी सहायक संरचनाएं मिलकर जो इंट्रूगमेंटरी सिस्टम बनाती है, जो शरीर को प्रोटेक्शन का वर्क करती है। प्रोटेक्शन, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारी स्किन है। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि बाल कैसे बनते हैं, रोम छिद्र कैसे होते हैं, अच्छा उनसे पसीना कैसे निकलता है, अच्छा कोई व्यक्ति काला क्यों होता है और कोई व्यक्ति व्हाइट क्यों होता है। इन चीजों के बारे में हम जो हम स्टडी की जाती है वो इंट्रूगमेंटरी सिस्टम के अंतर्गत की जाती है। और कुछ लोगों की जो स्किन होती है वो तेलीय होती है, मतलब कि ऑयली स्किन होती है, और कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है। और ये क्या करती है, ये हमारे प्रोटेक्शन का काम कर रही है। एक तरीके से इसको इम्यून सिस्टम के अंतर्गत भी गिनते हैं कुछ लोग, लेकिन आजकल इसको अलग से सिस्टम नाम दे दिया गया, तो इसको इंट्रूगमेंटरी सिस्टम कहते हैं। मतलब कि स्किन से रिलेटेड जो भी चीज हम स्टडी करेंगे उसको वो सारे के सारे इस सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। ओके। एक सिस्टम होता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं मांसपेशीय संस्थान। मतलब कि मसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आप सभी योगा फील्ड से हो, तो जब आप कभी हॉस्पिटल में जाओगे या फॉरेन में आप योगा कराने के लिए जाओगे, तो वहां पे आपको मेडिकली हर चीज को बताना पड़ेगा कि जैसे कि हम बताएंगे कि भुजंग आसन करने से हमारी एब्डोमिनल रीजन में जो रेक्टस मसल्स है, ये दिखाई दे रहा है रेक्टस, यानी कि जो सिक्स पैक बोलते हैं सामान्य भाषा में हम इनको, कि भुजंग आसन करने से हमारी रेक्टस मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, या डेल्टोइड मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कि ग्लूटस मसल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हम अपनी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए और एक्चुअल में उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, खुद भी समझने के लिए और दूसरों को भी समझाने के लिए, जो ये चीज होती है मसल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमारी मांसपेशी किस तरीके से काम करती है। लोगों को मसल्स में बड़ा पेन होता है, बैक पेन होता है, थाई में पेन होता है, बड़े लोगों को पिंडलियों में दर्द होता है बहुत ज्यादा। मतलब कि जो मसल्स में जो पेन होता है, जब हम इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है या कैल्शियम आयन की कमी होती है तब बाइंटे आते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, और जब ऑक्सीजन की जब बॉडी में कमी होगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, और जहां पर भी लैक्टिक एसिड रुकेगा वहीं पे हमें दर्द होने लग जाता है। मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, ये योगा नहीं करता, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करता, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या होगा, अंदर जाकर के एक प्रोसेस जो होती है उसको क्रेब साइकिलिंग कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो मान लेते हैं कि वो क्रेब साइकिलिंग के दौरान में एटीपी एनर्जी नहीं बनी, वहां पे लैक्टिक एसिड बन गया और लैक्टिक एसिड यहाँ पे रुक गया, तो इस व्यक्ति को तुरंत यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। और हम योग में क्या बोलते हैं, प्राणायाम करो और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी मैकेनिज्म ये है, जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा तो वो जो लैक्टिक एसिड बना हुआ है वो अपने आप कम हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड कम होते ही हमारा मस्कुलर पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। इस तरीके से प्राणायाम करने से जो मसल्स में पेन होता है वो दूर होएगा। तो ये चीज आप तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आप मस्कुलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो मसल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। लगभग 650 मसल्स हमारे शरीर में होती है। और सूर्य नमस्कार को सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से शरीर में तो टोटल 650 मसल्स होती हैं, और सूर्य नमस्कार करने से लगभग 200 से ज्यादा मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जिससे क्या होता है, मसल्स के ऊपर इफेक्ट सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है सूर्य नमस्कार का पड़ता है, इसीलिए सूर्य नमस्कार को सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज माना जाता है। ठीक है, और जब हम मस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि लोग मोटे क्यों होते हैं, कुछ लोग पतले क्यों होते हैं, कुछ लोग थोड़ा खाने के बाद भी मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं तब भी पतले हो जाते हैं। इस टाइप की जो चीज हम अच्छे से, जब एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर होएगा जब हम मस्कुलर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे कि हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो भ्रूण आसन पूरा लग जाता है, हनुमान आसन में पैर पूरे खुल जाते हैं,
कुछ लोग इतना जोर लगाते हैं, इतने एफर्ट लगाते हैं, फिर भी नहीं खुल पाता। उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है कि कुछ लोगों की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है और कुछ लोगों की बॉडी इतनी स्टिफ होती है। तो ये सारी जो चीजें हम पढ़ेंगे ये मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। एक सिस्टम होता है जिसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। स्केलेटल को हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। ये हमारे शरीर का आधार है, क्योंकि अगर आधार नहीं होगा तो शरीर खड़ा भी नहीं हो सकता। कि जो जैसे कि हमारा घर है, घर का आधार हमारे घर की नींव है। अगर जो पिलर लगे हुए हैं वो पिलर हैं जिसको बिंब भी बोलते हैं, अगर वो पिलर नहीं होंगे, वो सरिये जो अगर उसके अंदर नहीं डाला जाएगा तो गिर जो बिल्डिंग है वो गिर जाएगी। तो ऐसे ही जो पिलर का काम करता है ये स्केलेटल सिस्टम काम करता है, कि स्केलेटल सिस्टम पूरे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, उसको स्केलेटल सिस्टम करते हैं। मूवमेंट इसके जरिए पॉसिबल होती है, यानी कि स्केलेटल और मस्कुलर मिलके इनसे मूवमेंट होती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें शरीर में 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं। कि हमारे क्रेनियम में ऊपर 8 होती है, फेशियल में 22 होती है, सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है। इन सबको हम पढ़ेंगे एक एक करके कि कैसे हड्डियों को काम होता है। इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि हड्डियों के अंदर जैसे बोन मैरो होती है, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। यानी कि इन सारी चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो वो स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत ही आती हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी पढ़ लिया जाएगा। एक सिस्टम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो याद कर लेना, कार्डियो शब्द जहां पर आ जाएगा समझ जाना कि हार्ट की बात हो रही है। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और हिंदी में इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब घूमना, एक चीज यहाँ से घूमी और घूम के आ गई। जैसे कि मैंने नोटिस किया कि मैंने एमडीवाई अपनी कोचिंग क्लासेस में एनाटॉमी पढ़ाया, मेरे नोट्स मेरे पास से घूम के आ गए, दाएं बाएं होकर के। भेजने वाले को नहीं पता है कि मेरे नोट्स से मेरे को ही भेज दिए घूम के किसी ने, यानी कि घूम के मेरे पास ही वो चीज आ जाना। इसी प्रकार इसमें होता है कि जैसे कि हार्ट है, हार्ट से खून निकला, वो घूम के हार्ट में आ गया, फिर हार्ट से निकला लंग्स में गया, फिर हार्ट में आ गया। मतलब कि उसके नोट्स उसी के पास घूम के वापस आ रहे हैं। उस हार्ट से खून गया, पूरे शरीर में घूमा और वापस हार्ट में आ गया। फिर यहाँ पे इम्प्योर ब्लड हो गया, ये लंग्स में गया, लंग्स में गया, वहां पे क्या हुआ, रिस्पिरेटरी सिस्टम ने काम किया और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, फिर वो ब्लड प्योर हो गया और वापस हमारे हार्ट में आ गया। इस प्रकार ये सर्कुलेशन चलता रहता है सारा दिन। 1 मिनट में लगभग 72 बार हमारा हृदय धड़कता है और हमारे शरीर में लगभग 5 से 7 लीटर खून होता है। मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। एक होता है, और इसके अंदर ये आर्टरी और वेन्स को हम पढ़ते हैं। आर्टरी को हम धमनी कहते हैं, वेन को हम सिरा कहते हैं। वेन के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और आर्टरी के अंदर शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है। तो हार्ट के बारे में जब हम हार्ट और आर्टरी और वेन्स के बारे में जो स्टडी की जाती है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जब हम इस सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि क्यों बीपी बढ़ता है। इन चीजों को हम इसमें पढ़ पाएंगे, कार्डियोवास्कुलर के बारे में, क्यों हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, क्यों घबराहट होती है। कार्डियोवास्कुलर में हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में आर्टरी के बारे में स्टडी की जाती है, वेन्स के बारे में यानी कि सिराओं के बारे में स्टडी की जाती है। तो हार्ट, आर्टरी, वेन्स। तो जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि क्यों हमारा बीपी बढ़ता है, कैसे कम बीपी कम हो जाता है, कैसे हमारी हार्ट बीट पल्स रेट बढ़ जाती है। इन चीजों के बारे में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में स्टडी की जाती है, ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी की जाती है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। जब हम साइंटिफिकली आजकल हम देखते हैं कि कुंडली मिलाई जाती है, लेकिन जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको साइंटिफिकली बताएंगे कि आपकी शादी किस ब्लड ग्रुप वाले से होनी चाहिए और किससे नहीं होनी चाहिए। ये साइंटिफिकली
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। कि क्योंकि कई बार दूसरे जैसे कि मेनली होता है कि उसमें मेल का पॉजिटिव ब्लड है और फीमेल का नेगेटिव ब्लड है। बाय चांस इन पॉजिटिव नेगेटिव की अगर शादी हो जाती है तो क्या होता है कि उनके बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे पैदा पैदा होंगे और होते ही उनकी डेथ हो जाएगी या पेट में ही उनका डिवोर्सन हो जाएगा। तो ये साइंटिफिकली जो स्टडी की जाती है वो चीजें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। अगला संस्थान है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको पाचन संस्थान कहते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, रोटी है, रोटी इतनी बड़ी है, लेकिन वो इतनी बड़ी रोटी डायरेक्ट खून में तो नहीं मिल सकती ना। उसको खून में मिलने के लिए क्या होगा, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि बड़ी रोटी है, उसको हमारे दांतों ने छोटा किया, उसमें एंजाइम्स मिले, पेट में गया, लीवर से बाइल जूस आया, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आया, अब वो छोटे छोटे पीसेस में बट गया। अब क्योंकि खाने के अंदर अलग अलग पार्ट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो सारे अलग अलग डिवाइड हो गए, छोटे छोटे पीसेस में हो गए। फिर वो हमारे इंटेस्टाइन्स को एब्जॉर्ब करेगी। इसमें माइक्रोविलाई और विलाई के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें पेरिस्टाइटल मूवमेंट्स होती है जिसकी वजह से खाना अपने आप आगे मूव करता है। और इसके बाद में वो खाना क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होता है उसको बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो खाने को लेना, खाने को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसको एब्जॉर्ब करना और वेस्टेज को बाहर निकालना, ये जो स्टडी की जाती है ये पाचन संस्थान के अंतर्गत की जाती है। और आप योग की फील्ड के हो तो आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो है आप लोगों के पास यही आएंगे, सर हम मोटे हो गए हैं, हमें कब्ज हो गई है, हमें एसिडिटी हो रही है, हमें अल्सर आ रहा है, हमें हर्निया हो गया है। यानी कि इस टाइप के सबसे ज्यादा केसेज आप लोगों के पास आएंगे। ये आप कब समझ पाओगे, जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी होगी, तभी आप इन इस टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में आप खुद समझ पाओगे और समझा पाओगे और ये डिसाइड कर पाओगे कि अब मैं कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी योगा, कौन सा प्राणायाम मैं इसके अंतर्गत कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। इसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि यूरिन के बारे में स्टडी की जाती है और किडनी के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में दो किडनी होती है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। किडनी का काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, कि जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन मेन चीजें ही बाहर निकाली जाती है स्टूल के जरिए, लेकिन बहुत सारी गंदगी जो होती है हमारे खून के अंतर्गत होती है, तो खून की सफाई का काम करती है, खून को साफ करती है। तो खून से एक वेन आती है, आर्टरी आती है, वो इसको साफ करेगी, उसका खून यहाँ पे रुकेगा और इससे इसकी बेसिक यूनिट उसको नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि किडनी की जो सूक्ष्मतम जो इकाई है उसको नेफ्रॉन कहते हैं और नर्वस सिस्टम की जो सूक्ष्मतम इकाई है उसको न्यूरॉन कहते हैं। ध्यान रखना, न्यूरॉन और इसकी नेफ्रॉन, इसमें हजारों करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, उसको छानने का काम करते हैं। जैसे आप चाय देखा है ना, चाय को छानते हो तो ऊपर चाय पत्ती रह जाती है और नीचे चाय निकल जाती है, और जो लिक्विड है वो नीचे निकल निकल जाता है। इसी प्रकार की जो छनने का काम है वो किडनी में होता है, ये हमारे ब्लड को छानती है। तो अशुद्धि के रूप में जो यूरिन होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है और जो यूजफुल जो ब्लड होता है वो वापस खून में मिला दिया जाता है। तो यही हम किडनी के बारे में हम स्टडी करते हैं। अंतिम जो सिस्टम है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसको प्रजनन संस्थान हिंदी में कहते हैं, कि जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, मतलब कि एक से दो होना। सामान्य सा नारा लगाते हैं ना कि हम दो हमारे दो, यानी कि दो लोगों से, यानी कि मेल और फीमेल से आगे नए बेबी का निर्माण होना। यानी कि ये जो चीजें जो हम स्टडी करते हैं जिससे दो व्यक्तियों से तीसरे व्यक्ति का निर्माण होता है, ये चीज स्टडी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। कि इसमें जो मेल है, मेल के कौन कौन से ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अंदर और कौन कौन से जो केमिकल्स होते हैं वो उसमें, जैसे कि सिमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वासा डिफेंस है, टेस्टिस है, यहाँ से निकलता है शुक्राणु, और यहाँ से
पेनिस के जरिए बाहर निकलता है। और जी फीमेल का जो इंटरनल जो ऑर्गन है, यहाँ पे क्या होता है, इसको यूट्रस बोलते हैं। यहाँ पे वो स्पर्म आएगा, शुक्राणु आएगा, और जो फीमेल का जो ओवरी है, यहाँ से ओवम निकलेगा, जिसको हम कहते हैं एग निकलेगा, अंडा निकलेगा, और यहाँ पे उन दोनों का मिलन होगा, और यहाँ से फिर बेबी का निर्माण होता है। और यूट्रस के अंदर वोल्व होती है 3 प्रकार की, एंडो, ईपी एंड मायो। उसमें वो बेबी ग्रोथ करता है 9 महीने, उसके बाद में वो बाहर निकलता है। यानी कि इससे रिलेटेड जो स्टडी हम करेंगे, वो स्टडी सारी की सारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आएगी, कि कैसे नए जीव का निर्माण होता है ना। कुछ लोगों को क्या होता है कि बेबी नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, उसके पीछे क्या साइंटिफिकली रीजन है। तो वो सारी स्टडी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आती है। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम का ओवरव्यू मैंने आपको दिया, मैं एक बार दोबारा से 2 मिनट में बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम जो है मैसेजेस का लेना देना, रिस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेना छोड़ना, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन से रिलेटेड है, लिम्फेथेटिक सिस्टम हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारी स्किन से रिलेटेड है, मस्कुलर सिस्टम हमारी मसल से रिलेटेड है, स्केलेटल सिस्टम हमारी हड्डियों से रिलेटेड है, कार्डियोवैस्कुलर हमारे हार्ट, आर्टरी एंड वेन से रिलेटेड है, और ब्लड भी इसके अंदर, ब्लड की स्टडी भी इसमें की जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे आहार से संबंधित है, कि आहार कैसे आएगा, कैसे वो पचेगा, कैसे वो बाहर निकलेगा। यूरिन भी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कैसे, जो हमारे खून की जो अशुद्धियां बाहर निकलती है यूरिन के जरिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे दो जीव से मिलकर एक नया जीव का निर्माण होता है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये खाली मैंने अभी बेसिक बेसिक बताया है, अभी डीप में नहीं पढ़ाया। डीप जब हम एक एक करके पढ़ेंगे, तब आप इन चीजों को और अच्छे से गहराई से जानोगे और अच्छे से स्टडी कर पाओगे। और एक्चुअल में फिर आप जब इनको समझोगे ना, फिर आप एक्चुअल में योग का कोरिलेशन भी कर पाओगे। ऐसे आप बने बनाए बातों में योग का कोरिलेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसको पढ़ लेना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आप बोल दो कि कुंजल क्रिया करेंगे, कुंजल क्रिया करने से हमारे पेट में स्टमक में पानी भरा, अच्छा स्टमक में तो HCl होता है, अच्छा हमारी इसोफेगस में तो म्यूकस होता है, तो कहेंगे कि कुंजल क्रिया करने से स्टमक का HCl बाहर निकला, इसोफेगस का म्यूकस बाहर निकला, गले में भी म्यूकस होता है, म्यूकस बाहर निकला। यानी कि इन चीजों को साइंटिफिकली आप ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी जब आप इन सिस्टम्स को अच्छे से जान लोगे। ओके, तो 5 मिनट रह गई है, तो मैं क्वेश्चंस कर लेता हूं। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे अभी बता दीजिए, मेन डाउट अगर किसी का हो, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। किसी को कोई समस्या हो आप बताइए। सर नर्वस ठीक है, सिस्टम को एक बार और रिपीट कीजिएगा, तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था ना, तो नहीं आया था आवाज उस कौन सा टाइम पे। सिस्टम कह रहे हो आप? नर्वस सिस्टम। ओ स्टार्टिंग का ही। अच्छा, नर्वस हाँ। यानी कि हमारी नसों से संबंधित है। नस यहाँ पे ये वाली नस मत लेना, खून वाली, वो अंदर की सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं। जैसे कि ये पेन है, कुछ लोग होते हैं ना बड़े परेशानी, पेन चबो देते हैं। अब मैंने तो ध्यान नहीं है, पीछे से दोस्त ने आया पेन चबो दिया, अब मुझे पता कैसे चलेगा? हमारे यहाँ पे सेंसरी नर्व होती है। अब सेंसरी नर्व ने हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया, अरे किसी ने पेन चबोया है। अब ब्रेन से मैसेज गया, मोटर नर्व्स के थ्रू आया कि ये गलत हो रहा है, हाथ हटा ले। मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन मेरा हाथ हट जाता है वहां से। यानी कि ये जो मैसेजेस का आना जाना जो हो रहा है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत होएगा। क्लियर हुआ? जी सर। चलिए, अब मैं क्वेश्चंस सर पूछता हूँ, आप मुझे हाँ बताइए। सिंथेटिक सिंथेटिक और जो था इसका डिटेल नर्वस में सिस्टम। पढ़ाऊंगा, अच्छा जी। रिलैक्स हो जाओ, डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी हम जनरल पढ़ाए, मैंने खाली ओवरव्यू दिया है। भैया ये तो ऐसे है कि मैं 50 लेक्चर लूंगा तब भी पूरे नहीं होंगे, लेकिन मैंने तो एक लेक्चर में खाली ओवरव्यू दिया है आपको। ठीक है, अपना कोई विशेष डाउट तो मुझे अलग से बता देना, या जब पढ़ाया जाएगा तब आप इस चीज पे फोकस करना। ठीक है, अब मैं जो बेसिक पढ़ाया है मैं खाली उसी का ही टेस्ट लेता हूँ, मुझे पता चलेगा
कि आप लोगों को कितना समझ आया है। ठीक है, तो मोनिका मैं 10-5 तक क्लास ले सकता हूँ? हाँ हाँ जी राहुल जी, मैं सत्यम सर को एक बार फोन कर देती हूँ, आप ले लीजिए। 5 मिनट के लिए बोल देना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, तो पहला जो है आप लोग मुझे बताएंगे सिस्टम्स के नाम, मुझे मैसेज करें सभी, जितने आपको याद है, 2 4 5 6 10 11। ऑनेस्टली करना, ध्यान रखना, ऑनेस्टली आप सब लोगों को टाइप करना है, जितने भी याद हो। वेरी गुड नीरज जी, पहले से तैयार थे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी सभी पार्टिसिपेट करो, देखो मैसेज करो सभी, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इन चीजों का। कम ऑन, मैसेज नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? जितने आपको याद है टाइप करो, कोशिश करना है एक ही बार में सारे टाइप करने की। कुंदन जी ने टाइप कर दिए हैं, अंकित जी ने टाइप कर दिए हैं, वेरी गुड। श्रीनिवास पांडा जी ने टाइप कर दिए हैं, वेरी गुड। 4 लोग आए हैं। शेषवत श्रीवास्तव जी ने टाइप किया है, अंकित राजपूत जी एक फिर टाइप करे, चित्रंजन साहू जी ने टाइप किया है, 7 लोग, वेरी गुड। बनारसी घाटक जी ने टाइप किया है, प्रीतिका जायसवाल जी ने किया है। प्रीतिका जी आप मुझे माइक खोल के बताओ। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम, बताइए। नर्वस सिस्टम, हम्म एंडोक्राइन सिस्टम, हम्म लिम्फेटिक सिस्टम, हम्म मस्कुलर सिस्टम, हम्म कार्डियोलिटिक सिस्टम, हम्म डाइजेस्टिव सिस्टम, हम्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम्म यूरिनरी सिस्टम। बहुत बढ़िया, काफी आपने बता दिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को कम से कम नाम तो पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप अंदर की फंक्शनिंग आपको पता चलेगी। ठीक है, अब शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताना है, जिसको बाकी लोग मैसेज करेंगे। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, 2-4 ऑर्गन के नाम टाइप करो। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उसका फंक्शन भी टाइप कर दो कि क्या काम करता है नर्वस सिस्टम। और मुझे माइक खोल के बताएं, विशाल मोदी जी मुझे माइक खोल के बताएं, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और कौन कौन से क्या क्या फंक्शन करता है वो। सर, नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड कंसीडर किया जाता है, जो कि हमारी मैसेजेस होते हैं उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए यूज की जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है अगला। अब मुझे बताएंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, मैसी टाइप करें, और उसमें क्या क्या काम होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हमें बताएं। और मुझे माइक खोल के बताएं ज्योति पांडे जी। सर, लंग्स, ब्रोंकी। हेलो दो ही बता, हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर। दो ही नाम बताए हैं। नाक बाहर का तो ले लो, ये तो सबसे पहला आना चाहिए, नाक। जी भावना चौधरी जी मुझे बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे नेजल कैविटी से, मतलब नेजल से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, फिर आपकी ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकी, देन एल्वियोलाई। वेरी गुड। बोला। अब मुझे खुशी कुमारी जी बताएं रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है। तुरंत माइक खोला करो, टाइम बहुत कम है हमारे पास। हाँ बोलिए। सर ये याद नहीं है सर। अरे बाप रे, खूब रिस्पिरेटरी नहीं पता आपको, मेरा पढ़ाना व्यर्थ कर दिया आपने। अंकित राजपूत जी बताएं मुझे। यस सर। सर, हाँ रेस्पिरेटरी बोलिए। सिस्टम का काम होता है श्वासों का आदान प्रदान करना, मतलब जो हम एटमॉस्फेयर से जो श्वास लेते हैं ऑक्सीजन को निकालना और जरूरी कार्यों में यूज करना। तो ये 2 अरे प्रकार के वेरी होते हैं, गुड, इंटरनल और एक्सटर्नल। बहुत बढ़िया बहुत इंटरनल बढ़िया। और सेल के द्वारा होता है, एक्सटर्नल नाक के द्वारा, नोज के।
ना ना ना, वो आधे डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप जी यहाँ पे हैं। जी जी वेरी गुड। मैसेज में बनारसी घाटक जी ने इतना अच्छा मैसेज टाइप किया, वेरी गुड। आप लोग बाकी मैसेज करो, मैं मैसेज भी टाइप देख रहा हूँ आप सब लोगों के हैं। पार्टिसिपेशन सबका है यहाँ पे, खाली जो माइक खोल रहा है उसका नहीं है, मैसेज में भी है सभी का। अगला मेरा क्वेश्चन है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन किस चीज की हम स्टडी करते हैं? मुझे लोकेश मित्रा जी मुझे माइक खोल के बताएं, बाकी टाइप करें। सर एंडोक्राइन में सारे जो हार्मोनल जो ऑर्गन्स है जिससे हार्मोन सीक्रेट होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं सर। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताइए। थाइमस ग्लैंड है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड है, किडनी है, किडनी के ऊपर जो होता है एड्रेनलिन ग्लैंड जी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे आप धीरे-धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में मुझे बताएं, और मुझे अंकिता अग्रवाल जी मुझे बताएं, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या कौन कौन से ऑर्गन है और क्या क्या, कुछ कुछ एक दो काम तो याद हुआ ही होगा आपको, बताओ। सर ये सफाई का काम करता है, अपनी बॉडी की साफ सफाई का काम करता है। ठीक है, विकास कुमार जी मुझे बताएं। भावना तिवारी जी मुझे बताएं। जी सर, ये हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और ये 2 टाइप के होते हैं, इंटेड और एक्वायर्ड। इंटेड जो बचपन से जो जन्म से पैदा होते हैं, और एक्वायर्ड हम लोग बाहरी एक्सटर्नल तौर पे लिया जाता है। जैसे हमारा बॉडी, जैसे अभी करंट में लिया जाए तो कोविड से लड़ने के लिए हम लोग को वैक्सीनेशन के तौर पे एक्वायर्ड बॉडी में फील किया जाता बहुत है। बहुत बढ़िया आपने बताया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरा, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में किस चीज की हम स्टडी करते हैं? मुझे बताएं, शाश्वत श्रीवास्तव जी बताएं मुझे। सर ये शरीर के समस्त भागों में सुरक्षा प्रोवाइड करता है। वेरी गुड, स्किन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर सिस्टम में किस चीज की स्टडी की जाती है? आलोक साहू जी मुझे बताएं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राधा कृष्ण जी आपने हाथ उठाया, कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर, वो गलती से हो गया, सॉरी। ओके, चलो आप ही बताओ मुझे, स्केलेटल सिस्टम बताओ। सर स्केलेटल सिस्टम में हम अस्थियों के बारे में जानते हैं, ये शरीर को ढांचा प्रदान करता है, सहारा देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे संगीता जी बताएं मुझे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। यस सर, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, ब्लड होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। ये हार्ट जो पंप का कार्य करता है, और जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में वेन के द्वारा पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो करता है, आवागमन करता है बॉडी में। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाता है, सेल में जाता है। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड है वो वेन्स के द्वारा हमारे लंग्स में वापस लाया जाता है, और उसके बाद वहां पे फिर से ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर से बॉडी में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमारी मोनिका मैडम से मैं पूछता हूँ, पाचन संस्थान के बारे में बताइए। पाचन संस्थान के ऑर्गन एंड फंक्शन। बाकी लोग मैसेज टाइप करें। मोनिका मैम सुनने रही हैं क्या? अच्छा, तो मुझे यमुना जी बताएं। जी सर, आहार से संबंधित है। जी, पाचन संस्थान के बारे में बताइए। जी जी, आहार से संबंधित है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो जैसे हम रोटी खाते हैं तो उसको टुकड़ों में चबाते हैं और म्यूकस से मिलता है, और वो मतलब पाइप के द्वारा अपना नीचे जाता है। मतलब आहार के बारे में इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। बनारसी घाटक जी, आप इतना बड़ा टाइप कैसे कर रहे हो? इतनी स्पीड है आपकी, या कॉपी पेस्ट मार रहे हो? थोड़ा माइक खोल के बताइए। हाँ बोलिए। यूरिनरी बोलूं सर?
हाँ बोलिए, यूरिनरी बोल रही है। आप टाइप बड़ा फास्ट करते हो, मुझे जी जी इसलिए जी डाउट जी हुआ थोड़ा सा, बताओ। जी 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 सर, यूरिनरी सिस्टम स्पेशली प्यूरिफिकेशन एंड ब्लड की सफाई से जुड़ा हुआ है। एंड इसको रेनल सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक भी बोला जाता है। द पर्पस ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज टू वेस्ट, बॉडी से जो वेस्ट है वो रेगुलेट ब्लड से, वो प्रेशर, ब्लड कंट्रोल इससे निकालना होता है, और रेगुलेट ब्लड पीएच को भी ये संभालता है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप काफी थैंक यू अच्छी पकड़ है आपकी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला मुझे बताएं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मानसी त्यागी जी मुझे बताएं, रिप्रोडक्टिव स्टडी में सिस्टम में क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, फिर समाप्त करते हैं क्लास को। मानसी त्यागी जी। रानी कुरले जी मुझे बताएं, कुरे जी, सॉरी, रानी कुरे के नाम से जो है नहीं बता रही हैं। पवित्रा अरोड़ा जी आप मुझे बताइए। सर फीमेल और मेल ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं सर। जैसे ऑर्गन्स, ओवरी हो गई फीमेल में, टेस्टिस हो गई मेल्स में। सर आपने ओवरी तीन वॉल्स यूट्रस के आप बता रहे थे, 3 वॉल्स होती है, एंडो, एपी और बायो। सर जी जी वेरी सर गुड, यही बहुत था। बढ़िया। हम चीजें इनको बारे में पढ़ लेंगे डिटेल में। आज हमने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू पढ़ लिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई आज के टॉपिक में?